कानपुर का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लगभग 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। शहर में प्रशासन की तैयारियां जारी। बिहार पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम ने 48,500 करोड़ की परियोजनाओं को दी की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया पुंछ का दौरा। सीमा पार से गोलाबारी में प्रभावित लोगों से की मुलाकात। साथ ही पीड़ित परिवार को रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपे। देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक संवाद। वीर सैनिकों के साथ कार्यक्रम आयोजित। सीएम धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। देहरादून में मौसम ने अचानक बदली करवट। भीषण गर्मी के बाद शुरू हुई झमाझम बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। गर्मी की छुट्टियां मामले में हिल स्टेशन का रुख कर रहे पर्यटक। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वहीं देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक संवाद वीर सैनिकों के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम धामी ने संबोधन कर रहे, साथ ही वो क्या कुछ कह रहे आइए आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम आयोजित, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है। साथ ही आपको बताते चले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया कि सफलता पर एक संवाद वीर सैनिकों के नाम कार्यक्रम आयोजित, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल। प्रधानमंत्री जी को भी आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। उनकी स्पष्ट नीति के कारण हम आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को हम सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए। हमारे देश की सेनाओं ने विजय प्राप्त की। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी के बीच आज इस कार्यक्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर थी कि आज का दिन मेरा व्यस्ततम दिनों में से एक दिन है, लेकिन मैं सच बताऊं तो आप सबके बीच में जब भी कोई ऐसा अवसर आता है, गणेश जोशी जी बताते हैं, उनका विभाग बताता है, या आप सबकी तरफ से भी कोई बात आती है, तो मैं इस अवसर को कभी भी जाने नहीं देता हूं। हर संभव मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आऊं, क्योंकि मेरा भी जीवन बचपन से सेना के साथ ही जो है आगे बढ़ा है। सेना से बहुत सारी चीज़ें जीवन में सीखने को मिली हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपरांत मेरे मन में भी ये इच्छा थी कि हमारे वीर जवानों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिससे आप सभी से प्रत्यक्ष रूप से भेंट हो सके और जो हमारी पराक्रमी सेना है उसके अद्वितीय साहस, शौर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो सके। और इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से सैल्यूट करता हूं और सम्मान प्रकट करता हूं। मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं कि आप सबके साहस से, समर्पण और त्याग के कारण आज कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। हम भारतवासी अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि सभी को विश्वास होता है कि आप लोग हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चाहे -डिग्री का तापमान हो, धूप हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, उसकी परवाह न करते हुए
हर क्षण और हर पल आप देश को समर्पित करते हैं। भाइयों बहनों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पराक्रमी के सैनिकों ने अप्रतिम शौर्य, अद्वितीय त्याग, अटूट समर्पण की जो एक अद्वितीय मिसाल पेश की है, उसको आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरणा मिलती रहेगी। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ कायरतापूर्ण, जिस प्रकार से एकदम से ऐसा लगा कि देश के अंदर कुछ ठहर सा गया, वो बहुत कायराना हमला था और पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। उस आतंकी हमले का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने अभूतपूर्व कार्यवाही करते हुए इसको अंजाम दिया गया और आतंकी और उनके आकाओं को ये स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर की ओर आंख उठाने वालों का क्या परिणाम होता है, किस प्रकार भारत की सेना कर सकती है, किस प्रकार भारत एक्शन कर सकता है। ये 7 मई की रात को जब पूरा देश सो रहा था, हमारे रणबांकुरों में, और जैसा शुरुआत में ही हमारे AK सिंह जी ने जिस प्रकार से पूरा विस्तार से उसको बता दिया कि आतंकी अड्डों को ही नष्ट किया गया, वहाँ के जनमानस को नुकसान पहुंचाने की सेना की या हमारी रणनीति का कोई हिस्सा नहीं था, और सटीक रणनीति के साथ निशाना बनाते हुए उन सभी प्रयोगशालाओं को जहां आतंकवाद पोषित हो रहा था, जहां आतंकवाद की नर्सरी चल रही थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम भारत की सेना ने किया, जिसमें 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया गया और 100 से अधिक आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना जो इन आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जाबाज सैनिकों ने धूल चटाने का काम किया। उसी का परिणाम हुआ कि पाकिस्तान की सेना, पूरा पाकिस्तान, वो जैसा DGMO पाकिस्तान ने यहाँ अनुरोध किया कि युद्ध रोक दिया जाए, और जिस प्रकार का वहाँ नुकसान हुआ, सच में अब पता लग रहा है धीरे धीरे। शुरुआत में जरूर कुछ एक लोगों के मन में शंका थी, और ऐसे लोगों के मन में शंका थी जो हमेशा सेना से सबूत मांगा करते थे, आपको पता ही है। इस बार भी उस प्रकार की बातें उन्होंने प्रारंभ की थी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय आगे बीतता गया, अनेक रिपोर्टें आते गई, तो पाकिस्तान के अंदर पूरी तबाही हो गई। पाकिस्तान के अंदर अनेक एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, और पाकिस्तान की सेना जब हमारे ऊपर मिसाइलों से, ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रही थी, तो उसे भी हमारी जो अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने नाकाम कर दिया, और एक भी मिसाइल भारत की जमीन पर नहीं गिरने दी। और इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने उन हवाई अड्डों और एयर डिफेंस को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया जहां से हमला कर रहा था। और हमारे हमले में दुश्मन के जो चीनी ड्रोन थे, चीनी फाइटर थे, वो जेट सब चकनाचूर हो गए। आज पाकिस्तान को ये भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नापाक नजर अब उसके विनाश का कारण बन सकती है। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड का लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है या पैरामिलिट्री में है, और देश के किसी न किसी सीमा पर जो है भारत की रक्षा के लिए तैनात है। मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, और आज सच में ये देखकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आज हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने का कार्य हो रहा है, और सेना को किस प्रकार से अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है, सेना को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हर प्रकार से आज हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। और आज इस अभियान ने यह भी सिद्ध कर दिया कि हम जहां एक और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार और संसाधन किसी भी देश के हथियारों और संसाधनों से कई हजार गुना अधिक कारगर भी हैं। ब्रह्मोस के बारे में, S-400 मिसाइल के बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने, जिनका रक्षा के क्षेत्र में
बहुत विस्तृत अनुभव है, उन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ बताया है। इस अभियान में आकाश मिसाइल, भारत में निर्मित और अत्याधुनिक S-400 सिस्टम जैसे हथियार हमारी सुरक्षा का अवैध कवच बने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की रक्षा नीति प्रोएक्टिव और डिटरेंस बेस्ड हो गई है। साथ ही सेना के पराक्रम और बलिदान को आज सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। आप भली भांति परिचित हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में न तो ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी और न ही निर्णय लेने का साहस था, जिसके कारण सेना को अक्सर कार्रवाई करने से रोक दिया जाता था। गणेश जोशी जी कह रहे थे कि भारत की सेना हमेशा पराक्रमी थी, पराक्रमी है और पराक्रमी रहेगी, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी के कारण से कई बार उसमें स्पीड ब्रेकर लग जाया करता था। परंतु अब वो नहीं हो रहा है कि कोई हमला होता था, पहले केवल निंदा की जाती थी और सारा मामला समाप्त हो जाता था। भाइयों बहनों, आज का भारत ये नया भारत है जो प्रतिकार करता है और प्रतिकार के साथ साथ घर में घुसकर प्रहार भी करता है। जिस तरह उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर द्वारा दुश्मन को करारा जवाब दिया गया। ये बताता तो भाई खबर सामने आ रही, जहां अंकिता हत्याकांड मामले में बड़ी खबर, मामले पर कोर्ट का आया फैसला, मामले में तीनों आरोपी दोषी करार, थोड़ी देर में सजा का होगा ऐलान। तो बताते चले अंकिता आर्य केस में ये बड़ा फैसला, आज कोर्ट ने सुनाया फैसला, थोड़ी देर में सजा का हो सकता है ऐलान। मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अंकिता हत्याकांड मामले में ये बड़ी खबर, जहां आज तीनों दोषियों को मिल सकती है सजा, मामले में तीनों आरोपी दोषी करार, थोड़ी देर में सजा का होगा ऐलान। मामले में तीनों आरोपियों को हो सकती है सजा। अंकिता हत्याकांड मामला ये 3 साल पुराना मामला, जिस पर आज कोर्ट का फैसला आ सकता है। मामले में तीनों आरोपी दोषी करार बताए, फैसला आ चुका है, साथ ही अब सजा कोर्ट सुना सकती है, थोड़ी देर में इसका ऐलान होगा। साथ ही आपको बताते चले मामले में कोर्ट का तीनों दोषियों को करार कर दिया गया है कोर्ट के तहत, साथ ही मामले में तीनों आरोपी अब दोषी करार कर दिए गए हैं। अंकिता आर्य का यह केस, जिस पर अब तीनों आरोपी दोषी करार दिए जा चुके हैं। उत्तराखंड में कोटद्वार ने 2022 में हुए इस चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है कोर्ट ने। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया गया। फिलहाल तीनों आरोपियों की सजा पर फैसला आना बाकी है। पीड़ित पक्ष के वकील ने पुष्टि करते हुए कहा कि अब अगली सुनवाई में सजा का ऐलान होगा। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी रहस्यमयी तरीके से लापता हुई थी और बाद में अंकिता का शव नहर में बरामद हुआ था। यह मामला पूरे उत्तराखंड में आक्रोश का कारण बना था, क्योंकि आरोपी पुलकित आर्य एक पूर्व राजनेता का बेटा है। अब पूरे देश की निगाहें कोर्ट के सजा संबंधित फैसले पर टिकी हुई है। थोड़ी देर में कोर्ट का फैसला भी आ सकता है, जहां कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। आरोपी पुलकित आर्य, गौरव भास्कर और तीनों को जो अभियुक्त थे, तीनों को 302 धारा में और जो विभिन्न धाराएं और लगी थी उनमें दोषी सिद्ध कर दिया गया और दोनों पक्षों के वकीलों से उस पर बोलने के लिए कहा गया कि वो जिरह करने के लिए कहा गया। तो जो पुलकित आर्य के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि कम से कम सजा दी जाए और इधर जो अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता थे उन्होंने इस बात को कहा है कि सजा के साथ साथ कठोर से कठोर सजा दी जाए और सजा के साथ साथ अंकिता भंडारी के जो परिवार को मुआवजा दिया जाए, जिससे कि उनके आंसू पोंछे जा सकें। और 2 बजे करीब लगभग उसमें पूर्ण रूप से जो सजा की कितनी 10 साल की दी गई, आजीवन दी गई या किस तरीके से सजा दी गई, उसको एक्सप्लेन 2 बजे लगभग होने की संभावना है। देखिए, जो जिस तरह से मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों धुरंधरों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौत के बदले मौत। तो परसों 30 मई को अंतिम फैसला होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सज़ा हो
देखो कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 16 सितंबर 2023 को घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के नाम से जो डूब सिडको नर्सिंग कॉलेज है उनके नाम से रख दिया जाएगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी 20 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरी लड़की के इसी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पंडित जुड़ चुके हैं। संजय, 3 साल पुराना ये केस जिस पर आज अदालत का फैसला आ चुका है आएगा, साथ ही अब इसमें हम जानना चाहेंगे, परिवार 3 सालों से लगातार इंतजार कर रहा था, गुहार लगा रहा था, आज कोर्ट ने फैसला दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2 साल 8 महीने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हालांकि जो मुख्य तीनों आरोपी है उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी है, क्योंकि लंबे समय से उत्तराखंड ही नहीं देशवासी की इस मामले पर नजर थी। 18 सितंबर 2022 से लगातार ही जो आरोपी है उनको जेल में रखा गया है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो न्याय के लिए सड़कों पर भी आंदोलन हुआ है, उसके बाद से लगातार ही इनकी सुनवाई हुई है, एक के बाद एक तारीख लगी है। उसके बाद आज जिस तरह से फैसला आया है तो न्यायपालिका पर एक बार फिर भरोसा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो संघर्ष कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, इनकी मेहनत रंग लाई है। और भारत सरकार ने भी पहले ही कहा था कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और आपके सामने है कि किस तरह से फैसला आया है और फैसले के बाद अब किस तरह से इन्हें सजा सुनाई गई है। जी संजय, किन धाराओं के तहत तीनों आरोपियों को सजा सुनाई जा रही है? अब देखिए, जो गंभीर धाराएं हैं उनमें लगातार सुनवाई हो रही थी। जो सरकारी वकील थे वो लगातार इनकी याचिका खारिज करवा रहे थे, एक के बाद एक याचिका थी वो खारिज हो रही थी। और आज की बात जो गंभीर धाराएं हैं उनमें लगातार मामला चल रहा था। और अब जिस तरह से कहा गया है कि जो आगे की प्रक्रिया है वो की जा रही है। जी संजय, लगातार बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे, तो कोर्ट के बाहर भी 200 मीटर तक बैरिकेडिंग की गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार ही आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कोर्ट द्वार जो कोर्ट है, कोर्ट के बाहर लगातार सुरक्षा के मद्देनजर तमाम बैरिकेडिंग लगाए गए थे। और लगातार जो स्थानीय लोग थे उनसे भी कहीं ना कहीं जो कोर्ट था वो काफी दूर था, क्योंकि हम लगातार सुबह से ही देख रहे हैं कि सबसे पहले फैसला सुनाया था कि जो दोषी थे उन्हें दोषी करार दिया गया था। उसके बाद जो सजा का फैसला था उसे सुरक्षित रखा गया था। और अब जिस तरह से फैसला आया है, कोर्ट के फैसले के बाद लगातार जो उसके परिजन है, स्थानीय लोग हैं, उनका यही कहना है कि एक बार फिर न्यायपालिका ने ये कर दिखाया है कि जो मामला चल रहा था उसके बाद अब जिस तरह से इन्हें सजा सुनाई है उसके बाद अब उम्र कैद सजा होगी। जी संजय, जैसे अंकिता के पिता का बयान सामने आया कि जान के बदले जान चाहिए, इसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार ही इनको फांसी की सजा देने की मांग भी की जा रही थी, क्योंकि जो गंभीर धाराएं थी, यानी 302 की बात की जाए, 201 की बात की जाए या 354 की बात की जाए, इन धाराओं में जो दोषी होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं फैसले आते हैं। और फैसले के बाद जिस तरह आज सजा सुनाई गई है, जो धाराएं हैं वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका है। हालांकि उनका यही कहना है कि जान ली है तो जान के बदले जान होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह इनको दोषी करार दिया गया था और दोषी करार देने के बाद अब इनको उम्र कैद हुई है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको न्यायपालिका पर भरोसा हुआ है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं जू जित्सु ने भारत का नाम रोशन करते हुए हल्द्वानी की नव्या आपको बताते चले, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। जू जित्सु ने भारत का नाम रोशन किया, साथ ही आपको बताते चले हल्द्वानी की नव्या पांडे ने इतिहास रच दिया है। हैजोन राजधानी अमन्ना की आयोजित 9वीं एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप में नव्या ने 45 किलोग्राम वजन वर्ग में आपको बताते चले शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। साथ ही नव्या की इस उपलब्धि पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें फोन पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। मुख्यमंत्री ने नव्या से शीघ्र ही मुलाकात करने की बात भी कही। नव्या ने इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के तहत दी गई नौकरी के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है।
बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा आपने जो है जो ये उपलब्धि हासिल की है, इससे केवल देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लोगों को गर्व है, हम लोगों को, और बहुत खुशी हुई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जब आप आएंगी तो हम लोग भेंट भी करेंगे, और मेरी तरफ से आपके सभी कोचेस को भी, सभी साथियों को, माता पिता को, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा तो पूरा दिन बन गया सर आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए बहुत अच्छा। अभी वापस लौट गई कि अभी वहीं है? हाँ जी सर, मैं बस हल्द्वानी आ गई हूँ सर, कल ही पहुंची हूँ। अरे चलो चलो ठीक है, फिर किसी दिन मैं उधर हल्द्वानी आता हूँ या नैनीताल आता हूँ तो मुलाकात करेंगे, ठीक है, भेंट करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आपने नौकरी दी है मेरे को दरोगा पर। चलो चलो, मैं बहुत अच्छा। घर में माता पिताजी को भी मेरी शुभकामना कहना। तो वहीं नैनीताल में 29 मई को खेल मंत्री रेखा आर्या ने जनपद नैनीताल स्थित भीमताल में बैडमिंटन हॉल और मल्टी पर्पस हॉल के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इन दोनों के निर्माण में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसके निर्माण की घोषणा की थी। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अब यहां से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी निकलेंगे, साथ ही मार्ग प्रशस्त होगा। देवभूमि को खेल भूमि के रूप में विकसित करने के लिए हमारा संकल्प ये एक और पड़ाव है। देखिए, आज भीमताल में मल्टीपर्पस हॉल और बैडमिंटन हॉल, 2 हॉल्स का आज लोकार्पण किया गया है, और दोनों हॉल की धनराशि लगभग 7 करोड़ की धनराशि आज खेल के संस्थान के रूप में भीमताल वासियों को, भीमताल के खिलाड़ियों को, भीमताल के बच्चों को आज समर्पित की गई है। निश्चित रूप से ये दोनों हॉल, चाहे वो मल्टीपर्पस हॉल हो, चाहे वो अपना बैडमिंटन हॉल हो, दोनों ही सामान्य जनमानस के लिए, यानी कि सभी के लिए ये ओपन है। यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर खेल सकते हैं। आने वाले समय में प्रतियोगिताएं भी होंगी, तो ये जनमानस को समर्पित हॉल है। तो वहीं हरिद्वार जिला अधिकारी कमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित हुई। तो वहीं स्वतंत्रता सेनानी और उनके उत्तराधिकारी परिवार समिति के पदाधिकारी की बैठक आयोजित हुई। वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित उप जिलाधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों के तहत जो भी समस्याएं बताई गई हैं, उन समस्याओं को तत्परता से निराकरण करना सुनिश्चित करें। तो वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयुष विभाग ने योग को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक सराहनीय और अनूठी पहल शुरू की है। इस अभियान के तहत सेना, अर्धसैनिक बलों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य लोगों को योग के लाभों से अवगत कराना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के लिए भी योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा के तहत यमुनोत्री धाम तक पैदल मार्ग को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर रेन शेल्टर निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में यात्रा मार्ग को अधिक सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए ये कदम जरूरी है। तो वहीं हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में दादूपुर गोविंदपुर गांव के शुक्रवार तड़के एक बार फिर भीषण आग के कहर बरपा रही है। आबादी के बीच बसे 7 कबाड़ गोदामों में लगी आग ने लाखों का माल जलकर राख हो गया।
इलाके में अफरा तफरी मच गई। साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि इन अवैध गोदामों को लेकर कई बार प्रशासन को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। पहले भी इन गोदामों में आग लग चुकी है, बावजूद इसके न तो गोदाम बंद हुए, न ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जिससे प्रशासन की लापरवाही और तंत्र की संवेदनहीनता अब खुलकर सामने आ रही है। तो वहीं देहरादून में मौसम में अचानक बदलाव आया है। दोपहर तक गर्मी, बाद में कई जिलों में अचानक झमाझम बारिश हो गई। बारिश होने से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि मौसम लीची का होता है और देहरादून की लीची बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। ऐसे में लीची की फसल के लिए बारिश होना अच्छा माना जा रहा है। वहीं गर्मियों की छुट्टी पर्यटक हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।